हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से लेके आया हूं केमिस्ट्री का। अब मेरा बायो और फिजिक्स बन चुका है, पूरा वीडियो आप ऐप में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज से केमिस्ट्री शुरू करेंगे। जो केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 किताब है साइंस का, तीनों किताब से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तीनों किताब का क्वेश्चन तुमको हर हालत में याद करना पड़ेगा, और हर चैप्टर से किस चैप्टर से क्वेश्चन उठेगा कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से बार बार रिपीट कीजिए, बार बार याद कीजिए। उसी तरह इंपॉर्टेंट पार्ट जितने भी होगा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाया जाएगा उसको आपको याद करना है। और जितने बच्चे अगर क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो नीचे लिंक डाला हुआ ऐप का, वहां क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको ओनली 99 रुपीज दे करके ऑल पीडीएफ और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो और पीडीएफ मिलेगा आपको। अच्छी तरह से मेहनत करके तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1। हम लोग, मेरा चैनल का नाम है सलाम सर, ओनली सलाम सर नाम से सर्च कीजिएगा आप, तो यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। एक में भी चैप्टर बाय चैप्टर आसानी से पढ़ाया गया है, जो खास चीज है। तो चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अच्छा, हम लोग दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग घर में जो भी सब्जी पकाते हैं तो कितने सारे चीजों का मिश्रण करते हैं। सब्जी देते हैं, मसाला देते हैं, नमक देते हैं, पानी देते हैं, कितने सारी चीज को मिला लेते हैं, तब मिलके हम लोग का क्या बनता है, सब्जी पकता है, तब उसको खाते हैं। तो ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। चाय बनाते वक्त दूध, पानी, उसके बाद चीनी और भी कितने सारी चीज को डालते हैं, तब हम लोग का क्या बनता है, एक चाय बनता है। उसी तरह दैनिक जीवन में कितने सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का काम करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम देता है। ठीक है, तो ये रासायनिक का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो उत्तर है हम लोग के पास, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से, एग्जाम्पल दे दिए यहाँ, कोई पदार्थ, एक एग्जाम्पल बताया ना आपको, जैसे दूध में चीनी और पानी डालकर, पत्ती डालकर के चाय बनाते हैं ना, तो कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिल करके यानी क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी पदार्थ को बनाता है, वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा बहुत आसान था, आपको समझाएं, कुछ परिभाषा ही बता दिए। जब कोई पदार्थ एग्जाम्पल लिए ना, चीनी, दूध, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, अन्य पदार्थ यानी अन्य पदार्थ को मिला दिए। एक पदार्थ का नाम लिए हम लोग, एक पदार्थ का नाम लिए दूध, दूसरा पदार्थ का नाम क्या लिए, चीनी और पत्ती मिला दिए। फिर उसको गर्म करेंगे हम लोग। गर्म करने के बाद क्या, किस में बदलेगा, वो अधिक नए पदार्थ बन जाएगा। नए पदार्थ क्या बनेगा, चाय बनेगा हम लोग का। नए पदार्थों में वो बदल जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब रासायनिक के हिसाब से उदाहरण दिए आपको, समझ सकते हैं यहाँ। हाइड्रोजन का हम लोग उदाहरण लिया, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, दोनों गैस है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दोनों गैस को हम लोग क्या किए, आपस में मिलाए यानी योग किए। योग करने के बाद देख सकते हैं क्या बन चुका, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या बन चुका, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, Cl का Cl लिखा गया है और H का H लिखा गया है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, क्लोरीन भी 2 बार, इसलिए हम लोग उसके आगे 2 लगा दिए हैं। तो हाइड्रोजन भी 2 बार हो चुका और क्लोरीन भी 2 बार हो चुका, इसलिए यहाँ 2 दिया गया है। क्योंकि हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। तो दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो HCl बनेगा, HCl, ये एक अम्ल हो चुका। यहाँ भी 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 बार क्लोरीन, तो इसलिए आगे क्या लगाया गया है, 2 लगाया गया है। इसका मतलब ये दोनों पर हो गया, हाइड्रोजन पर भी हुआ और क्लोरीन पर भी हो चुका। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। जो पहला क्वेश्चन है बहुत खास होता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह, बहुत ही आसान परिभाषा मिलेगा, बिल्कुल सिंपल परिभाषा यानी एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही बातों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो हर हालत में जरूरी है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वो उन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिया, हाइड्रोजन और
क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो चुका हम लोग का अभिकारक। हाइड्रोजन और क्लोरीन हम लोग का क्या हो चुका अभिकारक हो चुका, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में यही दोनों पदार्थ अभी हम लोग का भाग लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है उसके बाद बने गए पदार्थों का प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल क्या निकला हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक अम्ल कहा जाता है, यानी अम्ल का रूप ले लिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग अम्ल, ठीक है, ये एक अम्ल बन गया। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन चुका हम लोग का प्रतिफल, और ये अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है निर्माण होता है उसको प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है। तो उदाहरण भी दे दिए हैं, देख सकते हैं ये प्रतिफल हुआ, ये दोनों अभिकारक हुआ, ये प्रतिफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताइए। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो उसकी क्या विशेषता होती है, क्या क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलाया जाता है तो रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसका गुण बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्न है। नंबर 1 तो गैस की उत्पत्ति करेगा। जैसे कोई प्लास्टिक को अगर जलाए, जलने के बाद वो गैस का रूप लेगा या नहीं। कोई भी चीज को जलाते हैं तो गैस का रूप ले लेता है। अपक्षेपण का बनना, अपक्षेपण का मतलब अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ अभिक्रिया कराए हैं हम लोग, तो यहाँ कॉपर सल्फेट हट गया है, जिंक वहां जाकर के क्या हो गया बैठ गया है, देख सकते हैं, इसलिए ZnSO4 जिंक सल्फेट बन चुका है। तो क्या होता है अपक्षेपण होता है। अपक्षेपण का मतलब यानी बड़ी की मात्रा यहाँ आ जाती है, छोटी क्या हो जाती है वहां हट जाती है। अभी ये जिंक का वैल्यू ज्यादा है किससे, कॉपर से, तो इस कॉपर यहाँ से खत्म हो चुका, कॉपर खत्म हो चुका, तो यहाँ क्या बच चुका Zn और SO4 जिंक सल्फेट, क्योंकि कॉपर का वैल्यू जिंक से कम होता है। उसी तरह रंग में परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल दूध चाय का हम लोग बार बार ले रहे हैं, दूध और इसको पानी को मिलाकर चाय पत्ती मिलाकर के चाय बनाएंगे तो चाय अलग रंग दिखाई देगा, दूध और पानी का अलग रंग दिखाई देगा। ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ठंडी से गर्म करेंगे तो गर्म दिखाई देगा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का मतलब जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो H2O बन जाएगा, देख सकते हैं ये जल बन चुका, लेकिन ये दोनों क्या था गैस था हम लोग का। तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आपको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पूछे तो ये सब चीज बताना है आपको। जितने भी क्वेश्चन खास है हम लोग वही सब करेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ को देखेंगे, कौन है, हाइड्रोजन हम लोग का, और क्या है क्लोरीन, यहाँ है कार्बन और यहाँ है ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया रासायनिक पदार्थों में भाग लेने वाले पदार्थों का नाम। संकेतों, संकेत कौन है हम लोग का, संकेत ये है हम लोग का, देख सकते हैं कि संकेत कराता है, ये है एरो, एरो क्या हुआ हम लोग का संकेत। एवं सूत्र क्या हो गया हम लोग का, देख सकते हैं एरो सब और प्लस सब हम लोग का क्या हो गया संकेत, और सूत्र क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, कार्बन का C2, ऑक्सीजन का O2। तो ये क्या हो गया हम लोग का सूत्र हो गया। संकेत क्या हो गया हम लोग का, प्लस, देख सकते हैं ना प्लस, एरो का चिन्ह, ये सब क्या हो गया हम लोग का संकेत। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, संकेतों का और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप बनता है। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में बनता है। देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्या किया रहा है अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद संक्षेप उसका क्या बना है, यानी शॉर्ट में क्या बना है, शॉर्ट में क्या बना है हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड उसका क्या हो गया संक्षेप हो गया। तो इसको संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में अच्छी तरह से आया होगा। फिर से बता देते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होना चाहिए जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन है, पदार्थ होना चाहिए। उसके बाद संकेत होना चाहिए। संकेत हम लोग का देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ एरो का चिन्ह है, संकेत होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए सूत्र कौन है, देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को H2 लिखा गया, क्लोरीन को Cl2, ये सूत्र होगा। ये तीनों की सहायता से अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया होने के बाद एक संक्षिप्त शॉर्ट में बनता है, यानी वो अलग अलग है, उसको एक शॉर्ट में बनाया गया है,
इसको निरूपित करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में दे दिया, तो इसको ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हम लोग का। तो उम्मीद करते समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिकरण, अच्छा संतुलित हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सिंपल भाषा में समझे तो बैलेंस करना होता है। जैसे कोई दुकान में हम लोग अगर जाएंगे 1 केजी अगर आटा खरीदते हैं तो बैलेंस बिल्कुल बराबर होता है। किसका? वजन, यानी केजी का और इसका आटा का बैलेंस बराबर होगा तो वो संतुलन होगा। अब केजी ऊपर है, आटा नीचे है तो वजन ज्यादा हो जाएगा, या आटा कम है, केजी इस तरह है तो क्या हो जाएगा? बैलेंस नहीं होगा, तो संतुलित नहीं होगा, वो असंतुलित कहलाएगा। इस तरह जब बराबर रहेगा, आप देख सकते हैं किस तरह से बराबर रहेगा। अगर बराबर इस तरह से रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? इस तरह से बराबर अगर रहता है तो बैलेंस में है, संतुलित में है, और इस तरह से ऊपर या नीचे अगर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? असंतुलित कहलाएगा। ठीक है, तो बराबर होगा तब क्या कहलाएगा? संतुलित। तो संतुलित का मतलब हम भी समझेंगे। तो वैसा समीकरण जिसका दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या बताओ? परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। एग्जांपल इसको हम काट के आप दिखाते हैं। हाइड्रोजन को H2, क्लोरीन को Cl2 कहा जाता है। अब इसको एरो दे करके हम लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ गुना करते हैं तो HCl लिखा जाता है, HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन चुका हम लोग का। लेकिन यहाँ H तो 2 बार है, क्लोरीन भी 2 बार है, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? तो बनाने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन भी 2 बार होना चाहिए, क्लोरीन भी 2 बार होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके आगे 2 लगा देंगे, तो देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 2 बार हो चुका और क्लोरीन भी 2 बार हो चुका। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार क्लोरीन, तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। यही क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण, जो दोनों ओर बराबर हो चुका, आसानी से दोनों क्या हो चुका? बराबर हो चुका, बैलेंस दोनों का बराबर हो चुका, इसलिए क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब हम लोग इसी तरह इसका समझाते हैं हम लोग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको अभिक्रिया कराते हैं। तो देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो H क्या होगा? H2O होता है। हम लोग जानते हैं कि H2O होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब भी टकराता है तो H2O होता है, वो क्या बनाती है? वो जल बनाती है। ठीक है, जल जब बनाती है तो क्या संतुलित ये हुआ है? दोनों ओर बराबर है? दोनों ओर बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार। ठीक है, ये बराबर बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है 2 बार, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ कितना बार दिखाई दे रहा है? 1 भी बार नहीं। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित हम लोग को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे संतुलित? आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके आगे 2 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग का कितना बार हो चुका? 2 बार। हमेशा नियम है कि आगे लगा सकते, पीछे नहीं दे सकते हम लोग कुछ। तो आगे दिए, ये 2 देने का मतलब ये दोनों बार हो चुका। ऑक्सीजन भी 2 बार, तो हाइड्रोजन कितना बार हो चुका? 2 दूना 4 बार हो चुका। देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अब कितना बार हम लोग का हो रहा है? 4 बार। तो हाइड्रोजन 4 बार है नहीं, तो उसके आगे अगर 2 लगा दे यहाँ भी तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन 4 बार, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना बार? 4 बार। यहाँ ऑक्सीजन कितना बार? 2 बार, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना बार? 2 बार। तो ये क्या हो गया? अब संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर रहेगा, असंतुलित का मतलब बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, ऊपर या नीचे होगा। तो आप देख सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होगा? समान नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना बार? 2 बार, क्लोरीन भी 2 बार। लेकिन जब दोनों को अभिक्रिया कराया गया है तो हाइड्रोजन HCl आया है, यानी 1 बार, ये भी 1 बार। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर, यहाँ ज्यादा है, इधर कम है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 बार आया है, ऑक्सीजन कितना बार आया है? 1 भी बार नहीं, 1 बार आया है, तो ऑक्सीजन 2 बार है। क्या बराबर है? बराबर नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ जितने भी अभिक्रिया पढ़ेंगे जो बहुत ही खास होगा, 4-5 तो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले इस क्वेश्चन से। यहाँ से 6 नंबर का 4-5 क्वेश्चन होगा। किस तरह से अभिक्रिया कराया जाता है रासायनिक का प्रमुख पार्ट पढ़ेंगे इसका, जो हर हालत में एग्जाम, इसका हम गारंटी दे रहे हैं, हर हालत में एग्जाम में आपको हर हालत में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इस पार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही खास है। 6 नंबर का क्वेश्चन में 4-5 हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए आप। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लेते हैं और हल करेंगे। उत्तर है रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, उसी तरह है, देख सकते हैं नीचे वियोजन अभिक्रिया उसी तरह दिया हुआ है, उसी तरह से एकल विस्थापन, कई सारे उदाहरण हम लोग को दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का जो खास है, देख सकते हैं। अब 6 तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके 6 का 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो हर हालत में आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया का मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो संयोजन का मतलब मैथ में भी पढ़े हैं, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो चुका, एक तत्व दूसरे तत्वों से क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को, कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को क्लोरीन से साथ जोड़ते हैं, कितने सारे तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो परिभाषा आप समझते हैं। नंबर 1 में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ, अब पदार्थ के अंतर्गत हम लोग तत्व बोले या यौगिक बोले, परिभाषा में होगा। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है, क्या करता है, संयोग करता है, जुड़ने का काम करता है। जुड़ के क्या बनाएगा, नया पदार्थ, देख सकते हैं क्या बनाएगा, तो नया पदार्थ बनाएगा, संयोग करके, मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ के मूल गुण क्या होगा, नया पदार्थ का जो नया पदार्थ बनेगा उसका मूल गुण क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, देख सकते हैं। तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन एक पदार्थ है यानी कोयला का रूप है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों को जब अभिक्रिया कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का रूप ले लिया, देख सकते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका। यहाँ लोहा है यानी फेरम, फेरम को सल्फेट के साथ जोड़े हैं, फेरम सल्फेट बना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से जोड़े हैं, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। तो अभिक्रिया का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। यहाँ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन या अपघटन में यौगिकों के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। इन कहने का मतलब है, संयोजन का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ करके नया पदार्थ बनाता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया का मतलब वो टूट के अलग हो जाता है, टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी वो अलग होकर के बिखर जाता है। यानी वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूट के अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, जिनके मूल गुण यौगिक के गुण से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अगर तोड़े तो देख सकते हैं कि CaO 3 बार है, यहाँ O 1 बार आ चुका। तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितना बार बच चुका, 2 बार बच चुका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहर हो चुका, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के क्या हो चुका, निकल चुका। तो कहने का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अगर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या बच जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अम्ल है HCl, उसको अगर हम लोग क्या करें, वियोजन अभिक्रिया करें, वियोजन से तोड़े अगर, तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रूप में वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी तरह पोटेशियम क्लोरेट को अगर तोड़े हम लोग, तो इसका रूप क्या बन जाएगा, देख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। और ये 3 और 2 इसका मतलब संतुलित अभिक्रिया आपको सिखा दिए, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जो बिल्कुल क्या करता है, टूट के अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। परिभाषा भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 3 पढ़ेंगे, 6 नंबर का 3 नंबर है ये। विद्युत अपघटन क्या है? तो वह अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाहित के कारण होते हैं, यानी विद्युत जब प्रवाहित किया जाता है सोडियम क्लोराइड में,
विद्युत का प्रवाहित होगा, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एग्जांपल, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाएगा इसमें, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाएगा सोडियम क्लोराइड में, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब प्रवाहित किया जाएगा सोडियम क्लोराइड में, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, इसमें विद्युत धारा छोड़ा जाएगा, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में वो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन यानी ऐसी अभिक्रिया होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किस पर, सोडियम पर, उस पदार्थ पर जब प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। खास है, ये भी इसका खास है, इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा। एकल विस्थापन का मतलब होता है जब बहुत बड़ी तत्व रहेगा, उसमें से एक बड़ी क्रियाशील तत्व अगर जाता है इसके बगल में, तो छोटा क्रियाशील तत्व उठ करके हट जाएगा और बड़ी क्रियाशील तत्व वहां जाकर के बैठ जाता है। देख सकते हैं उदाहरण, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया, जब उसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, उसको मिलाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, यहां से खत्म हो जाता है, क्या बच जाता है, FeSO4। देख सकते हैं यहाँ FeSO4 बच चुका, तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, वहां से हट गया, क्योंकि लोहा का अभी क्रियाशील मूलक यानी लोहा सबसे ज्यादा क्रियाशील है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, इसलिए कॉपर हट जाएगा, कॉपर यहां से क्या हो चुका, हट चुका, और फेरस सल्फेट बन चुका। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन, यानी एक तत्व को क्या कर रहा है, बदल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, क्रियाशील मूलक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तत्व को बदल रहा है, एक ही तत्व को बदल रहा है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया अब परिभाषा में क्या होता है, देख सकते हैं, वह अभिक्रिया किसी यौगिक में उपस्थित, यौगिक ये क्या कहलाएगा, यौगिक, कई दो तत्वों से जब मिल जाता है तो यौगिक कहलाता है। यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा क्या कर जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये यौगिक है, यौगिक का समूह है, यानी ये एक यौगिक है, यौगिक में दूसरे तत्वों से क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। तो यहां से विस्थापित कौन हुआ, अलग कौन हो गया, कॉपर, तो कॉपर अलग हट गया, और फेरम क्या हो गया, फेरस यहाँ आके बैठ चुका। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिर्फ एक तत्व को उठा के दूसरी जगह रखा जाता है। उसी तरह जिंक का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो कॉपर को उठा के फिर बाहर कर दिया, और जिंक को वहां क्या कर दिया, इसको बदले क्या दे दिया, जिंक दे दिया, जिंक सल्फेट बन चुका, ठीक है। तो ये अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब नंबर 5 में है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया में दो यौगिक भाग लेगा, कितना यौगिक, दो यौगिक, देख सकते हैं, एक पहला यौगिक, दूसरा यौगिक। पहला यौगिक का नाम बेरियम क्लोराइड BaCl2, और दूसरा यौगिक का नाम सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा। दो यौगिक भाग लेगा इस अभिक्रिया में, और आयनों का आदान प्रदान करेगा। आयन का मतलब प्लस और माइनस को ये उसको देगा, ये उसको देगा, आपस में आदान प्रदान करेगा। आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाएगा, ये लोग आपस में मिलजुल करके फिर नया यौगिक बनाएगा, उसका निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या सीखें, दो यौगिक आपस में मिलेगा और अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, अदला बदली करेगा, उसी को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देख सकते हैं, पहला हमेशा प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस, ये हुआ आयन उसका। उसी तरह पहले हमेशा प्लस होता है, बाद में इसका हमेशा क्या होता है, माइनस। अब हम देख सकते हैं कि आयनों का बदला बदली होगा। अभी बेरियम यहां से उठाएं, बेरियम हम लोग यहां से उठा दिए, अब यहां से क्या लेगा, सल्फेट को लेगा, यहां से सल्फेट हो चुका। तो ये आयन धनायन यहाँ ऋणायन लिया, धनायन और ऋणायन मिलकर के एक यौगिक बनाती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। अब यहाँ क्या बचा, क्लोरीन, और यहाँ हम लोग का क्या बचा, सोडियम। तो यहाँ से सोडियम को उठाया गया और यहाँ से क्लोरीन NaCl होता है, जो क्या बन चुका, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक बन चुका। तो अपने आयनों का क्या किया, आदान प्रदान किया और नया यौगिक बनाया लोग, ठीक है, नया यौगिक, अपने आयनों का आदान प्रदान करके नया यौगिक बनाया। इस अभिक्रिया को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसका।
6 नंबर का अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट इसका पढ़ेंगे। 6 नंबर वाला दिया हुआ है अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अपक्षेपण समझेंगे हम लोग, देख सकते हैं वो अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। विलयन यानी घुला हुआ पदार्थ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ये विलयन है, ये एक विलयन है, ये भी एक विलयन है। इन दोनों पदार्थ को हम लोग एक किसी चीज में अगर घुले, कोई बर्तन में अगर घुले, तो ये दोनों पदार्थ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा आपस में, ठीक है। ये दोनों पदार्थ को हम लोग इसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे, बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को इसमें हम लोग डालेंगे, इस गिलास में डालेंगे। तो डालने के बाद क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड सोडियम को लेके चला जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और क्लोरीन और सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक पानी बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेपण का मतलब जब दोनों यौगिक को डाला जाएगा पानी के अंदर, तो डाल करके वो लोग अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने के बाद ये बेरियम सोडियम से अभिक्रिया कर लेगा, जो क्या बन जाएगा, ठोस पदार्थ बन जाएगा। क्या बनेगा, ठोस पदार्थ। उसके बाद क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर के पानी बना देगा, नमक पानी बन जाएगा, नमक पानी और एक ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा फिगर के माध्यम से, देख सकते हैं यहाँ फिगर, हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। सोडियम सल्फेट और यहाँ हम लोग के पास है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को हम लोग डाल देंगे, देख सकते हैं गिलास में। तो ये हम लोग का बन चुका, देख सकते हैं, घुला हुआ पदार्थ, नमक पानी बन चुका। हम लोग का घुला हुआ पदार्थ क्या बन चुका, नमक पानी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। और जो ठोस पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ठोस पदार्थ, देख सकते हैं यहाँ, इसको हम लाल कर देते हैं। ये ठोस पदार्थ बन चुका है आपस में टकरा के। ये ठोस पदार्थ क्या बन चुका, बेरियम सल्फेट बन चुका, जो आपस में टकरा के बना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं बेरियम किसके साथ हो चुका, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो BaSO4 हो चुका। अब सोडियम क्लोरीन के साथ टकराया, तो सोडियम को क्लोरीन के साथ टकराने के बाद क्या बन चुका, नमक पानी NaCl बन चुका, नमक पानी बन चुका। और यहाँ ठोस पदार्थ में अलग हो चुका, ठोस पदार्थ में कौन अलग हो चुका, बेरियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया ही क्या कहलाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट दूसरा बनेगा। फिलहाल इस पार्ट को यहीं तक आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको पढ़ा दिए, और जितने भी यहाँ पढ़ाए हम लोग समीकरण, इससे आपका आता ही है, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने भी फ्रेंड है, ताकि वो भी क्लास में ज्वाइनिंग हो जाए। और लिंक नीचे डला हुआ है ऐप का, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ओनली 19 रुपीज में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।